हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा। मैं आपके लिए शिक्षा सत्र 2024-25 की बायो की कक्षा लाया हूं। मैं सहस्त्र एकेडमी में बायोलॉजी का फैकल्टी हूं। विगत 5 साल से मैं नीट सेक्शन और पीएससी सेक्शन दोनों में बायोलॉजी की क्लासेस लेता आ रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी क्लासेस जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लासेस, वो चालू होने वाली है 19 फरवरी 2024 से। ये जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड भी होगी, जो आप अपने हमारे ऐप में सहस्त्र एकेडमी के ऐप पे देख सकते हैं। सहस्त्र एकेडमी जो कि दयालबन में पुराने हाईकोर्ट के सामने है। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप हमारे ऑफिस आके इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन एंड एवरीथिंग। आज की हमारी छोटी सी डेमो की क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का सबसे पहला छोटा सा चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं, इस साल के शिक्षा भर्ती में बायोलॉजी सेक्शन में टोटल 100 नंबर दिया गया है। 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके वनस्पति विज्ञान से, 35 नंबर के आएंगे जीव जंतु विज्ञान से और 30 नंबर का आएगा आपका जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस से। ये हमारी क्लासेस दोनों लैंग्वेज में चलेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो आप बच्चों को हम दोनों लैंग्वेज में बता सकते हैं, जहां पे इंग्लिश के बच्चे होंगे इंग्लिश में और जहां हिंदी होगी वहां पे हिंदी के लिए। हम हमारी पहली क्लास जो कि सबसे बेसिक क्लास होती है बायोलॉजी की, जो कि होती है सेल या कोशिका, वहां से स्टार्ट करेंगे। आपको सेल के बारे में थोड़ी जानकारी पहले भी होगी और थोड़ी जानकारी मैं भी दूंगा कि सेल जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी जीव या लिविंग सेल की। सेल के अंदर सेल के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो दर्शाते हैं कि वह कोशिका जीवित है कि निर्जीव है। जैसे कि हर कोशिका अविभाजित होती है, विभाजन या डिवीजन कराती है। विभाजित होने के दो प्रकार होते हैं, एक अर्धसूत्री होता है और एक समसूत्री होता है, माइटोसिस और मियोसिस। एसेक्सुअल या अलैंगिक जीवन में आप देखेंगे मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन होती है और यहाँ पे होगी है अर्धसूत्री विभाजन। सेल के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसी सेल के लक्षण के बारे में हम देखते जाएंगे। सेल की पहली डिस्कवरी खोज की थी आपके साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये जो खोज थी वो एक्सीडेंट से हुई थी। इनको उस समय ताजा ताजा माइक्रोस्कोप मिला था, सिंपल सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप मिला था। ये क्या कर रहे थे, अपने लाइब्रेरी में, अपने लैब में बैठ के छोटी छोटी चीजों को उस माइक्रोस्कोप के नीचे ला रहे थे। वैसे ही उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क या बोतल का ढक्कन, पुराने जमाने में जिस प्रकार की बोतल ग्लास होती थी उसमें एक ढक्कन लगा रहता था, उस ढक्कन को उठाया और सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाया। जैसे ही उन्होंने लगाया तो उनको कुछ इस प्रकार की आकृति या स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस आकृति में उन्होंने देखा कि कुछ चीजें हैं जो बड़ी सी दिख रही है, जो चमकदार चीजें हैं, चारों तरफ तरल पदार्थ है और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट या रूम या कक्ष में बटी हुई है। इस छोटे कंपार्टमेंट के उन्होंने कहा सेलुला, और यहीं से वर्ड आया आपका सेल या कोशिका। सेलुला मतलब होता है कक्ष या कंपार्टमेंट। बाद में जब कोशिका सिद्धांत आई, कोशिका का अध्ययन हुआ, तो यह चमकदार चीजें दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने इसका नाम दिया केंद्रिका या न्यूक्लियस। इस प्रकार से जीव जगत में सेल का खोज हुई। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो निर्जीव या नॉन लिविंग कोशिका थी। लिविंग कोशिका की खोज पहली बार उस आदमी ने की जिन्होंने एक सेकेंड, उस आदमी ने की जिसने पहला सूक्ष्मदर्शी भी खोजा था। उनका नाम था एंटोनी वैन लेवेनह्यूक। इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज की। इन्होंने खोज की थी शुक्राणु या स्पर्म कोशिका से, स्पर्म सेल या शुक्राणु कोशिका से, और साथ ही साथ इन्होंने देखा था पौंड या तालाब का पानी। तब उन्हें कुछ चलित कोशिकाएं दिखी थी, गमन करती हुई कोशिका दिखी थी, जिसको इन्होंने बोल दिया था लिविंग सेल। इसी प्रकार जैसे ही कोशिका की पढ़ाई होती गई तो कोशिका के कुछ सिद्धांत आए जिसे हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी आते हैं। कोशिका की सबसे पहली सिद्धांत दी थी दो साइंटिस्ट मिलकर, एक का नाम था एम शेल्डन और दूसरे का नाम था टी शॉन। एम शेल्डन एक बोटानिस्ट थे
मतलब ये वनस्पति विज्ञान के एक रिसर्चर थे और ये थे एक जूलॉजिस्ट, जीव जंतु विज्ञान के एक रिसर्चर, साइंटिस्ट। इन दोनों ने मिलकर अलग अलग कोशिका पे कार्य करते हुए एक समान सिद्धांत दिया। इन्होंने जो पहला सिद्धांत दिया वो कुछ इस प्रकार है, सिद्धांत कुछ इस प्रकार है, ऑल सेल, all organism is made up of cell। मतलब हर जीव कोशिका से निर्मित है, कोशिका से निर्मित है। इसके हिसाब से इन्होंने कहा था कि कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है, कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी इकाई है। बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। इसका ईयर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये जो ईयर था वो था 1838 से 1839, 2 सालों में, दोनों शेल्डन और सॉन का। इनका था 1865। रुडोल्फ विर्चॉ ने सिद्धांत दिया था। इनका एक फेमस डायलॉग था। इस डायलॉग के हिसाब से इन्होंने कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है हर नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से बनी है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साक्षात्कार एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम के लिए ओमिनस सेलुला ई सेलुला किसने दिया होता? तो रुडोल्फ विर्चॉ ने दिया था, जिसका मतलब होता है हर पुरानी कोशिका, हर नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से आई है। अब हम सेल की छोटी कुछ और बात देखते हैं, सेल के प्रकार देखते हैं। तो केंद्रक के हिसाब से सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब होता है प्राचीन और यू मतलब होता है नवीन। तो 2 प्रकार की कोशिका के बारे में बात करना है। एक ऐसी कोशिका जिसमें पुराने केंद्रक हैं, एक ऐसी कोशिका जिसमें नवीन केंद्रक है। दोनों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये आपका नोकिया 1200 का मोबाइल होगा और ये एप्पल का मोबाइल होगा। जो जो फीचर आपको नोकिया 1200 में मिलते थे और जो जो यूकैरियोटिक जो आपके एप्पल के फोन में मिलेंगे, उसी प्रकार के इनमें आपको कुछ लक्षण या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यहाँ पे मैं आपको एक और चैप्टर के साथ जोड़ना चाहूंगा, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वहां पे आपको देखने को मिलेगा टोटल 5 वर्ग होते हैं हमारे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 5 जगत होते हैं। उसी जगत में जो सबसे पहला जगत आता है मोनेरा, इसी मोनेरा जगत को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया। इसी जगत के अंदर आपके सारे कोशिका कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। उसके अलावा जितने जगत है, चाहे वो प्रोटेस्टा हो, फंगस हो, प्लांटे हो, एनिमेलिया हो, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके पास होते हैं मोनेरा। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी साइज देखते हैं, आकार। इसकी साइज होती है 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर की यूनिट होती है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इतनी छोटी होती है, इसलिए इसका नाम है सूक्ष्म जीव, क्योंकि इसको आप नग्न आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको एक सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का उपयोग करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम देखते हैं इसके आकार या शेप। आकार के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोकस, एक होता है विब्रियो, एक होता है बेसिलस और एक होता है स्पाइरल। इसके आकार के हिसाब से 4 होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा स्ट्रिप्टोकोकस, जो कि स्ट्रिप्टोकोकाई निमोनिया, जो निमोनिया नामक बीमारी कराता है, उसका शेप कैसा होता है? गोलाकार। तो जितने भी कोकस आप पढ़ेंगे सारे कैसे होंगे? गोलाकार। वहीं पे जब आप विब्रियो की बात करते हैं तो विब्रियो कोलेरा आपने बीमारी सुना होगा, कोलेरा बीमारी होता है, उसके शेप कैसे होते हैं? कॉमा की तरह। जिस हिसाब से हम इंग्लिश में कॉमा लिखते हैं उसी प्रकार की आकार की होती है। बेसिलस की बात किया जाए तो बेसिलस होता है आपका डंडाकार या सिलेंड्रिकल। जैसे बेसिलस थुरिनजेनेसिस हम उपयोग करते हैं बायोटेक में।
स्पाइरल में जो संरचना नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्पाइरल मतलब कुछ स्पाइरल रिंग जैसी संरचना होती है। तो टोटल 4 प्रकार की आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगी, कोकस, विब्रियो, बेसिलस और स्पाइरल। आगे हम देखते हैं इसके कुछ लक्षण के बारे में। अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण के बारे में बात करूं और वहीं पे मैं कुछ यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण के बारे में बात करूं और दोनों के बीच में मैं कुछ अंतर निकालने की कोशिश करूं तो बहुत सारे अंतर मेरे समक्ष आ जाएंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक का पहले मैंने बोला, ये होते हैं प्राचीन कोशिका और ये होते हैं नवीन कोशिका। बाद में हम इसमें वर्गीकरण में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक को भी 2 प्रकार के बैक्टीरिया में तोड़ा गया था। एक होते थे आर्के बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एकदम ही प्राचीन बैक्टीरिया जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे रह सकते हैं, और यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते थे जो नए आए थे, जैसे कि आप देखते हैं लाल नील हरीश शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गा, वो आते हैं आपके बीजीए, आते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर। इनके जो केंद्रक होते हैं वो होते हैं प्राचीन और इनके केंद्रक होते हैं नवीन। अगर हम कोशिका अंग के बारे में बात करें तो सेल ऑर्गेनली इसमें कोई भी कोशिका अंग उपस्थित नहीं होती। सारी कोशिका अंग कैसी होती है? अनुपस्थित। इनके अंदर आपको कोशिका अंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं केंद्रक की संरचना के बारे में बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा नग्न डीएनए, नेकेड डीएनए, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और वहीं पे यहाँ पे अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए आपको किसके अंदर मिलेगा? डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस। डीएनए आपको मिलेगा केंद्रक के अंदर। चौथा जो इसका आप अंतर देख सकते हैं वो हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो इसके अंदर देखने को मिलेगा वो होता है 70S टाइप का और इसमें मिलता है 80S टाइप का। जब हम कोशिका की और बात करेंगे तो इस एस के बारे में भी समझेंगे। इसे कुछ लोग सब यूनिट के नाम से भी जानते हैं, बट सब यूनिट नहीं है, ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग है, मगर चलन भाषा में हम इसे सब यूनिट भी कह देते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे मुख्य रूप से इनके अंदर जो प्रजनन जनन क्रिया होती है वो एसेक्सुअल, अलैंगिक होती है, और इनके अंदर एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों प्रकार की जनन क्रिया हो सकती है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों हो सकता है। ये आपको कॉस्मोपॉलिटेंट, इसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट। कॉस्मोपॉलिटन हिंदी में इसे कहा जाता है सर्वत्र। तो आपको बैक्टीरिया सेल सर्वत्र मिलेगा, हर जगह आपको बैक्टीरियल सेल देखने को मिलेगा, मगर यूकैरियोटिक की अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। अब आगे हम देखते हैं कुछ कोशिका अंग के बारे में। पहली कोशिका अंग जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम केंद्रक के बारे में। केंद्रक मुख्य रूप से इसे बॉस कहा जाता है, बॉस ऑफ सेल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो परतीय संरचना के बारे में बताइए। ऐसे कोशिका अंग जो 2 परती हैं, ऐसे कोशिका अंग जो 1 परती हैं या एक झिल्ली युक्त हैं। ये क्वेश्चन आपको पीएससी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मुख्य रूप से। तो 2 परती या 2 झिल्ली नुमा युक्त संरचना के अंदर पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। दूसरा हम देखते हैं वो है आपकी प्लास्टिड, और तीसरा जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 3 प्रकार की कोशिका अंग है, केंद्रक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। मुख्य रूप से हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट वो 2 परती होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया 1 परती संरचना में आपके अंदर आएगा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अतपद्रवी झिल्लिका। उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी, और आपको देखने को मिलेगा रितिका या वैक्यूल। ये सारी परतें कैसी होती है, ये सारी कोशिका अंग कैसी होती है? 1 परतीय संरचना। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है अपरतीय अझिल्ली नुमा, अझिल्लीय संरचना, अझिल्ली नुमा जिसमें ए मेम्ब्रेन या विदाउट मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है, उसमें आपका संरचना आती है वो है राइबोसोम, ताराकाय या सेंट्रियोल,
ये सारी संरचना कैसी आती है, अझिल्लीनुमा या नॉन मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। राइबोसोम की कहानी एक और है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मात्र एक ऐसा कोशिका अंग है जो दूसरे कोशिका अंग के ऊपर उपस्थित होता है। मतलब कि राइबोसोम मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है। तो एक क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि राइबोसोम किस प्रकार का कोशिका अंग है, तो यह एक ऐसा कोशिका अंग है जो दूसरी कोशिका अंग के ऊपर व्यवस्थित होता है। तो हम देख रहे थे केंद्रक। केंद्रक को हम कहते हैं बॉस ऑफ द सेल। जैसे अभी मैंने आपको बताया इसकी संरचना के बारे में, यह द्विपरतीय संरचना होती है और इसके समक्ष जुड़ा होता है हमारा अंतःप्रद्रवी झिल्लिका तंत्र, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों आपस में जुड़ी रहती है। एंडोप्लाज्मिक की बाहरी आवरण जो आवरण होती है वही न्यूक्लियस की बाहरी कक्ष या बाहरी परत का निर्माण करती है। द्विपरतीय संरचना होती है जो मुख्य रूप से हर कोशिका में सेंटर या मध्य में पाया जाता है, मगर प्लांट कोशिकाओं में ये आपको एक कोने में मिलेगी। कोने में मिलने का कारण ये है क्योंकि प्लांट कोशिका के अंदर बड़ी सी रिक्तिका या वैक्यूल उपस्थित होती है जो 90% ऑफ कोशिका की जगह को घेर के रखती है। तो केंद्रक मुख्य रूप से द्विपरतीय संरचना होती है। बाहर वाला जो आवरण होता है वो मुख्य रूप से पारदर्शी होता है। कोई भी आयन हो, कोई भी प्रकार का वाटर हो, कुछ भी चीज हो, मुख्य रूप से यहाँ से आराम से गमन कर सकता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पे उपस्थित होती है कुछ प्रोटीन जिसे हम कहते हैं पोरीन प्रोटीन, और ये पोरीन प्रोटीन होती है क्या करती है, छिद्र का निर्माण कर देती है, छिद्र का निर्माण कर लेती है। तो सांद्रता के आधार पर अति पराशरण, अल्प पराशरण या सम पराशरण, जिसे हम आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक कहते हैं, उसके आधार पे पदार्थ का गमन हो सकता है। वहीं पे अगर हम अंदर कोशिका की बात करें, ये वाली कोशिका, ये वाली परत की बात करें, ये वाली परत चयनात्मक रहती है, यह वाली चयनात्मक करती है, चयन कर करके समान या पदार्थ का गमन कराती है। उसके अंदर आपको केंद्रक के दो आवरण के अंदर देखने को मिलेगा एक द्विआकार संरचना जिसे हम कहते हैं डीएनए। ये आपका अनुवंशिक पदार्थ है। मुख्य रूप से सेल का जो जितना भी कार्य है वही इसी डीएनए के ऊपर निर्भर होता है। डीएनए में उपस्थित होते हैं कुछ जीन, और इन्हीं जीन के एक्सप्रेशन के द्वारा कुछ प्रोटीन बनते हैं और उसी प्रोटीन का काम होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ गोलाकार संरचना देखने को मिल सकती है। इन गोलाकार संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्रिका कहा जाता है इसे, हिंदी में इसे केंद्रिका कहा जाता है। ये केंद्रक है और इसके अंदर उपस्थित है केंद्रिका। न्यूक्लियस का कार्य क्या है, ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के निर्माण में मुख्य रूप से सहायक होता है। इसके अलावा कुछ इसके अंदर द्रव्य उपस्थित होते हैं। इस द्रव्य में हर प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन, आयंस, सारे चीज उपस्थित होते हैं और इस द्रव्य का नाम हम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। केंद्रकीय द्रव्य, केंद्रकीय द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये केंद्रक होना नहीं होना किसी सेल के जीवित होने या नहीं जीवित होने का लक्षण बताता है। अगर कोई सेल जिसके पास केंद्रक उपस्थित है तो उसके अंदर आपको जीवित कोशिका रहेगी और अनुपस्थित है तो अजीवित होगी। डीएनए मुख्य रूप से आपको तंतुनुमा संरचना देखने को मिलेगी जो दो रज्जु होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। एक तरफ 5 प्राइम एंड होता है, एक तरफ 3 प्राइम एंड, और इधर 5 प्राइम एंड और इधर 3 प्राइम एंड। जब भी कोशिका विभाजन होती है तो यह डीएनए परिवर्तित हो जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम में। बाकी की कक्षा, बाकी क्लास हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।